आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विनर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग देखेंगे रेडियो एक्टिविटी का तीसरा भाग और जानेंगे रेडियो एक्टिव डीके या रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के बारे में। जैसा कि हमने पहले देखा था कि रेडियो सक्रिय पदार्थ से अल्फा किरण निकलती है, बीटा किरण निकलती है और गामा किरण निकलती है। तो इनका उत्सर्जन किस प्रकार होता है इसकी व्याख्या आज की जाएगी। और सबसे बड़ा प्रश्न, नाभिक आपका धनात्मक होता है, जब नाभिक धनावेशित होता है तो उससे बीटा कण किस प्रकार उत्सर्जित होता है, क्योंकि बीटा तो ऋणावेशित कण है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है और इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके, इन तीनों डीके के बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। पीछे वाले वीडियो में हमने देखा था कि अल्फा आपका हीलियम का नाभिक होता है, आपका बीटा जो होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन होता है और आपका गामा जो होता है वो आपका फोटोन होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप दोनों वीडियो देख सकते हैं। आज ये तीसरा भाग है और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि स्टेबिलिटी बेल्ट में हमने बताया था कि जब 80 से ऊपर जाते हैं तो आपका न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल हो जाता है, अस्थायी हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज वेरी वेरी लार्ज देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन्स के बीच क्या होता है, आपका रिपल्सन होता है और प्रतिकर्षण के चलते आपका वो टूटता है। तो आपको लिखना है डिफिनेशन, व्हाट इज रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन या व्हाट इज रेडियो एक्टिव डीके। तो क्या जवाब देंगे, किसी परमाणु के नाभिक के अस्थायी रहने पर उसके संगठन के स्वतः परिवर्तित होने की घटना रेडियो एक्टिव डीके कहलाती है। अनस्टेबल क्यों होगा, भारी होगा, भारी तत्व होगा। भारी तत्व कहने का अर्थ है उसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा, ज्यादा होगा। जब रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा अथवा बीटा का उत्सर्जन होता है तो उसके परमाणु भार और परमाणु संख्या बदल जाते हैं, आवर्त सारणी में उनका स्थान आगे पीछे हो जाता है। हाँ, लेकिन गामा किरण के उत्सर्जन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आवर्त सारणी में। और ये विघटन कब तक चलेगा, चूंकि मेरा विघटन इसलिए हुआ क्योंकि आपका नाभिक अस्थायी था, अतः विघटन उस समय तक चलेगा जब तक कि नाभिक अस्थायी नहीं हो जाए और सभी जाकर अंत में सीसा में बदलते हैं पीबी 8206 में, तो स्टेबल हो जाते हैं। तो विघटन की प्रक्रिया उस समय तक चलती रहती है जब तक कि कोई अस्थायी तत्व प्राप्त नहीं हो जाता है। अब थोड़ा सा आपको बता रहे हैं कि अल्फा के निकलने से क्या होगा और बीटा के निकलने से क्या होगा, आप इसे नोट कर सकते हैं। यह आपका रेडियो एक्टिव क्षय का डिफिनेशन हो गया। क्षय मतलब नाश हो जाना, टूट जाना, विघटन। अब इसको नोट करेंगे। अब आप देखेंगे यूरेनियम, आपको पता है यूरेनियम के दो समस्थानिक होते हैं, हम 92 238 ले रहे हैं। और जब इससे अल्फा कण निकलेगा तो ये क्या बनेगा, यहां पर ये बनेगा यहां थोरियम प्लस अल्फा, लिख सकते हैं अल्फा 24। आप यहां हीलियम भी लिख सकते हैं, बहुत सारे लोग हीलियम लिखते हैं, हम यहां हीलियम ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप अल्फा लिखिए, हीलियम लिखिए, एक ही बात है। हीलियम का नाभिक तो अल्फा है, बताया जा चुका है। तो ये जो होता है लेफ्ट साइड और राइट साइड आपका दोनों बैलेंस्ड होगा। तो दो तो पहले निकल गया, 92 में से 2 घट गया, अर्थात अल्फा कण के निकलने से परमाणु संख्या में 2 की कमी हो जाती है। नीचे वाला परमाणु संख्या होता है, ऊपर वाला परमाणु भार होता है। तो ये आपका हो गया 90 और इसमें से जब 4 घटाएंगे ये क्या हो जाएगा 234। यहां आप देख सकते हैं एक अल्फा कण के निकलने से परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है और परमाणु भार में द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है।
तो 92 था, अब 90 हो गया। इसका अर्थ है कि आवर्त सारणी में आपका 2 स्थान कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। ये आपका अल्फा के उत्सर्जन से ये ऐसा होता है। अब आपका क्या होगा, अब आपका बीटा का उत्सर्जन होगा। अब आप थोरियम 90 234 से बीटा का उत्सर्जन करवाइए। तो बीटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और बीटा क्या होता है आपका, ये पता है, बीटा -10। तो माइनस है, माइनस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो एक माइनस निकल गया तो हम क्या हो गए, प्लस हो गए। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये पीए का नाभिक बचेगा। और ये 90 है तो एक बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 91। लेकिन ऊपर में द्रव्यमान संख्या क्या है, 0, अतः इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और 234 हो जाएगा। देखने में लग रहा होगा आपका ये समभारिक हो गया। तो बीटा कण के उत्सर्जन से आइसोबार समभारिक का निर्माण होता है। समभारिक उसे कहते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या बराबर हो लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग हो। तो बीटा का उत्सर्जन हो गया प्लस बीटा -1 0। आप देखिए 91 में से -1 करेंगे तो 90 पड़ जाएगा। ये मेरा बैलेंस्ड है। और अभी समझाएंगे कि बीटा अकेले नहीं आता है, इसके साथ क्या आता है, एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो ये भी बीटा कण के उत्सर्जन में इसकी व्याख्या करेंगे। तो ये होता है आपका बीटा का उत्सर्जन। तो बीटा के उत्सर्जन में क्या होगा, आपका परमाणु संख्या 90 था, अब 91 हो गया, एक आगे बढ़ गया। आवर्त सारणी में इसका स्थान एक आगे बढ़ गया। अल्फा क्या था, अल्फा 24 24 24 2 4 2 4 2 4, नीचे में 2 घटेगा, ऊपर में 4 घटेगा। बीटा में क्या होगा, बीटा में नीचे में 1 बढ़ जाएगा। क्यों, यह माइनस था और माइनस किए तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया, तो 1 जुट जाएगा। लेकिन द्रव्यमान संख्या में कोई भी अंतर नहीं होगा। तो आपका जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है, ये कैसी प्रक्रिया हो गई, ये नाभिकीय प्रक्रिया हो गई, जिसमें नाभिक का स्वतः विघटन होता है तथा किरणें क्या होती है, उत्सर्जित होती है। कल हमने बताया था रेडियो एक्टिविटी के बारे में, हमने 4 पॉइंट लिखे थे। न्यूक्लियर फिनोमेना याद है, स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फिर हमने उसमें बताया था कि इसके रेट पर केमिकल और फिजिकल चेंज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि रासायनिक परिवर्तनों में जो ऊर्जा होती है वो आपका, उसका जो ऑर्डर होता है, कोटि होता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। जबकि नाभिकीय जो ऊर्जा होती है वो लाखों इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि की होती है। रासायनिक केमिकल चेंज में आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास में एनर्जी निकलेगा, उसी के ऑर्डर में आगे बढ़ेगा। लेकिन नाभिकीय में वो क्या होता है आपका, वो आपका लाखों इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। तो इसमें 2-3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इधर उधर हो गया तो कोई असर नहीं पड़ता है, और साधारण ताप और दाब का तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि आपका स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन है, स्वतः प्रवर्तित विघटन है आपका। ये स्पॉन्टेनियस क्यों है, आगे समझ में। क्योंकि रासायनिक परिवर्तन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कोटि का होगा चेंज, और ये आपका लाखों इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा। तो यही कारण है कि ये आपका न्यूक्लियर फिनोमेना भी है। इसमें नाभिक से विघटन होता है और किरणें उत्सर्जित होगा। ये थोड़ा सा आपको अल्फा और बीटा के बारे में थोड़ा बता दिया गया। अब आइए इसके बारे में अब डिटेल से जानेंगे। अल्फा कण का उत्सर्जन अब लिखेंगे आगे, अल्फा कण का उत्सर्जन आप इसको नोट कर सकते हैं। आप यहां भी देख पा रहे हैं कि ये आपका तत्व हो गया, नीचे वाला Z परमाणु संख्या, ऊपर वाला A परमाणु भार। तो इस तत्व से जब एक अल्फा कण का उत्सर्जन हुआ तो आपको बता चुके हैं 2 4, नीचे में 2 घटेगा और ऊपर में क्या घटेंगे, 4 घटेंगे। तो 2 कम हो गया, Z-2, ऊपर में क्या हो गया, A-4 प्लस अल्फा 24। जब ऐड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, आपका ये बैलेंस रहेगा।
संरक्षित रहेगा। सही है ये। तो एक अल्फा कण के निकलने से आपको याद हो गया, किसी तत्व के नाभिक से यदि एक अल्फा कण निकलता है तो उसका परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है और परमाणु भार में 4 की कमी होती है। आप देख सकते हैं, इसको पेरेंट न्यूक्लियस बोलते हैं, मेन न्यूक्लियस है। और ये जो अल्फा कण के उत्सर्जन होने के बाद जो मिला न्यूक्लियस, इसको डॉटर न्यूक्लियस कहते हैं। उससे संतान से प्राप्त हुआ। अब आप सन न्यूक्लियस भी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। डॉटर बोल दिया गया इसको तो डॉटर न्यूक्लियस। तो ये आपका अल्फा कण का उत्सर्जन हो गया। जब भी हमको एक अल्फा कण का उत्सर्जन देगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं। आपको ऐसे भी दे सकता है, यहाँ पर -α2,4 ऐसे भी दे देगा। आप ऐसे लिखिए, या आपको ऐसे भी दे देगा प्लस हीलियम-2,4। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे लिखिए आप। तो आपको याद हो गया कि एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या अर्थात Z में 2 की कमी होती है और परमाणु भार अर्थात A में 4 की कमी होती है। आप नीचे वाले में 2 घटा देंगे, ऊपर वाले में 4 घटा देंगे। ये हो गया आपका अल्फा कण का उत्सर्जन हो गया। अब कुछ उदाहरण देखते हैं, इसे आप नोट करेंगे। आपके पास 3 उदाहरण दिए गए हैं, आप तीनों को बनाइए, अल्फा का डीके करवाइए। एक एक अल्फा कण आप निकाल सकते हैं। इसको आप पॉज कीजिए और इसको बनाइए। चलिए हम बताते हैं। यूरेनियम 9238, ये हो गया परमाणु संख्या, ये हो गया परमाणु भार। तो अल्फा 2424, नीचे में 2 घटाएंगे, ऊपर में 4 घटाएंगे। तो जब 2 घटाएंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, 2 घटाएंगे तो 90 प्राप्त हो गया। 90 थोड़ियम का होता है और 4 घटाएंगे तो 234 होगा। प्लस लिख देंगे अल्फा 24। अब आप आगे देखेंगे, थोड़ियम 90-235। ये तो पता चल गया कि एक अल्फा कण के निकलने से परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी। नीचे 2 घटाएंगे, ऊपर 4 घटाएंगे। तो थोड़ियम 90 में से 2 घटाएंगे तो आपका आएगा ये 88। Ra 235 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा 228 प्लस क्या लिख सकते हैं अल्फा 24। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। ये PO 84 210 घटाइए तो नीचे में क्या होगा, नीचे में परमाणु संख्या Z, तो Z में 2 की कमी करेंगे तो आपका ये हो गया 82। ये मुझे याद है, तो 84 में से 2 घटाए 82 हो गया। और 210 में से 4 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 206 हो जाएगा। आपके लिए समझना बहुत जरूरी था कि एक अल्फा कण के निकलने से नीचे में क्या होगा, आपका 2 की कमी हो गया, ऊपर में 4 की कमी, प्लस अल्फा 24। यहाँ आप हीलियम में लिख सकते थे, हीलियम-24 भी लिख सकते थे। आप इसे नोट कर लीजिए। बीटा कण के उत्सर्जन पर बहुत ही आपका विवाद रहा है कि बीटा कण निकला कैसे। आपका नाभिक तो धनावेशित होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के चारों ओर चक्कर काटता है। और आपका रेडियो एक्टिविटी जो है वो आपका एटॉमिक प्रॉपर्टी नहीं है, न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है। तो इसका तो बात ही नहीं है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ये आपका उदासीन है, ये आपका धनात्मक है। तो ये बीटा कण निकला कैसे, ये बहुत विवाद का विषय रहा। 1930 में जब पॉली साहब आए तो उन्होंने इस विवाद का अंत कर दिया। उससे पहले 2 प्रश्न उठते थे। पहला प्रश्न कि नाभिक में तो इलेक्ट्रॉन अब्सेंट है, तो फिर आपका बीटा कण कैसे उत्सर्जित हुआ। दूसरा, बीटा कण आपका रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से इमिट होता है, तो उसका जो एनर्जी है वो 0 से मैक्सिमम कंटिन्यूसली वितरित होता है। तो फिर उसका ऊर्जा और संवेग कैसे संरक्षित होगा। ये 2 प्रश्न आ गए, खड़े हो गए बीटा कण के उत्सर्जन के लिए। लेकिन पॉली ने क्या किया, इस जो विवाद है उसका अंत कर दिया। उन्होंने बताया ये एक मान लीजिए कोई तत्व है, नीचे आपका परमाणु संख्या, ऊपर है परमाणु भार। अब क्या होगा, हम यहां से बीटा कण निकालेंगे
एक तत्व प्राप्त हो गया। और आपको बता चुके हैं कि जब बीटा निकलता है तो परमाणु संख्या क्या होता है, 1 बढ़ जाता है, लेकिन आपका द्रव्यमान संख्या पर कोई असर नहीं पड़ता है। और ये क्या निकल गया, आपका बीटा निकल गया, बीटा -1 0। तो ये -1 ये +1 ये आपका सही है। लेकिन इसके साथ क्या निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो ये निकलता है आपका। एंटी न्यूट्रिनो के उत्सर्जन से ऊर्जा और संवेग आपका दोनों संरक्षित रहते हैं। बीटा कण के उत्सर्जन से पहले नाभिक का संवेग 0 होता है और इस प्रक्रिया में बीटा कण के साथ आपका क्या निकला, एंटी न्यूट्रिनो निकला। और वो इतने संवेग से निकलता है कि नए नाभिक का संवेग और इसका दोनों का वेक्टर सम आपका क्या होता है, 0 हो जाता है। और इस एंटी न्यूट्रिनो के पास बहुत ऊर्जा होती है, इतनी ऊर्जा होती है कि समीकरण के दोनों ओर ये ऊर्जा की मात्रा को बराबर रखता है, संरक्षित रहता है। इस प्रकार बीटा कण के उत्सर्जन की व्याख्या हो गई। कैसे हुई, ये आपका एंटी न्यूट्रिनो है, इसके उत्सर्जन से ऊर्जा संवेग दोनों संरक्षित होगा। अब बीटा कण के उत्सर्जन से पहले नाभिक का संवेग क्या होगा, 0 होगा। और जब ये निकलेगा तो जो आपका एंटी न्यूट्रिनो है वो इस संवेग से निकलता है कि इसका और नए नाभिक के संवेग का जो वेक्टर सम है वो 0 होता है। इससे आपका संवेग संरक्षित हो गया। और इतना इसके पास ऊर्जा होता है कि दोनों साइड की ऊर्जा को मेंटेन रखता है। तो हम केवल ये लिख देंगे, इसको नहीं लिखेंगे तो ये मेरा ये क्लियर नहीं होगा। ये प्लस क्या हो जाएगा आपका। अब हमको बताते हैं कि अंदर में आपका नाभिक के अंदर में अब क्या होता है। आप इसको लिख सकते हैं। आप यहां देख पा रहे हैं कि आपका न्यूट्रॉन, नाभिक में तो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन N01, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। और आपका 0 चार्ज 0 होता है। तो ये आपका टूट गया प्रोटॉन में और बीटा कण निकल गया और एंटी न्यूट्रिनो निकल गया। इसके बारे में चर्चा की है। यहाँ देखेंगे आप, ये 1 और 1 -1 दोनों का सम क्या हो गया, 0। और ये 1 + 0 क्या हो गया आपका 1। इस प्रकार ये आपका बैलेंस्ड है। तो ये घटना होती है। क्योंकि नाभिक में तो इलेक्ट्रॉन होता नहीं है तो बीटा निकलेगा कैसे, तो ये समझाएगा आपको। न्यूट्रॉन टूट गया, प्रोटॉन में प्लस बीटा कण अब प्लस एंटी न्यूट्रिनो, और यही बीटा कण उत्सर्जित होते हैं रेडियो सक्रिय पदार्थ से। और जितनी जो ऊर्जा है, ऊर्जा 6 वो 3 भागों में बट गई, प्रोटॉन के लिए, बीटा के लिए और एंटी न्यूट्रिनो के लिए। और एंटी न्यूट्रिनो के पास बहुत अधिक ऊर्जा होती है, सारा चीज अकेले बैलेंस्ड करता है। हमने जो बताया था बीटा रेज के गुण, तो मैं उसमें बताया था कि यह आपका वस्तुतः बीटा कण इलेक्ट्रॉन है और कभी कभी पॉजिट्रॉन का प्रवाह है, यही बताया था। कभी कभी पॉजिट्रॉन का प्रवाह है। कैसे, उसको देखेंगे। आप इसको नोट कीजिए। आप यहां देख सकते हैं कृत्रिम नाभिकीय विखंडन में आपका प्रोटॉन है, नाभिक में प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन टूट गया न्यूट्रॉन में, और जब प्रोटॉन टूटेगा, चूंकि प्रोटॉन तो धनात्मक होता है, तो धनावेशित कण मिलेगा, पॉजिट्रॉन मिला। अब प्लस न्यूट्रिनो मिला, या एंटी न्यूट्रिनो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो नाभिक होता है वो धनात्मक होता है प्रोटॉन के कारण। तो ये आपका प्रोटॉन टूट गया न्यूट्रॉन में और पॉजिट्रॉन में और न्यूट्रिनो में। सेम उसी तरह 3 भाग में उसकी ऊर्जा का क्षय होगा। ये कृत्रिम नाभिकीय विखंडन है। कार्बन 611 का आप इस तरह से विखंडन कर कर देख सकते हैं। आपका न्यूट्रॉन निकलेगा, न्यूट्रॉन में टूटेगा, पॉजिट्रॉन में टूटेगा और न्यूट्रिनो निकलेगा बहुत सारे ऊर्जा के साथ।
इस प्रकार हम लोगों ने बीटा कणों का उत्सर्जन देख लिया। अब इसे नोट कीजिए। अब हम लिखेंगे गामा कणों का उत्सर्जन, गामा किरणों का उत्सर्जन। गामा किरण के बारे में आपको पता है कि इसका न ही चार्ज होता है और न ही इसका मास होता है। पार्टिकल का जब लिखते हैं तो नीचे चार्ज लिखते हैं, ऊपर मास लिखते हैं, चार्ज मास। तत्व में क्या लिखते हैं? परमाणु संख्या और परमाणु भार। तो आपका गामा किरण का उत्सर्जन क्यों होगा आपको बताया है पिछली वीडियो में। अल्फा को कौन कहते हैं, बीटा को कौन कहते हैं? बिकॉज दे आर स्ट्रीमिंग ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन आपका गामा क्या है? आपका ये किरण है। बता चुके हैं गामा क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। आपका ये फोटोन है। इसके गुण किसकी तरह होते हैं? एक्स किरण की तरह होते हैं। ये आपको बताया जा चुका है। तो गामा किरण का उत्सर्जन क्यों हुआ? जब नाभिक से अल्फा कण निकला, बीटा कण निकला, तो आपका नाभिक जो है वो जनरली अनस्टेबल स्टेट में ही रहता है, अस्थायी अवस्था में रह जाता है वो। तो उसके पास जो बचा अतिरिक्त ऊर्जा, स्टेबल होने के लिए उसको जितना बचा अतिरिक्त ऊर्जा उसको वो गामा किरण के रूप में निकाल देता है और तब वो जाकर स्टेबल हो जाता है। यही कारण है कि नाभिक से आपका गामा किरण निकलता है। और ना तो इससे कोई द्रव्यमान बदलता है और न उसकी परमाणु संख्या बदलती है, न उसका आवर्त सारणी में स्थान बदलेगा। इस प्रकार गामा किरणें उत्सर्जित होती है। आज की वीडियो में हमने अल्फा, बीटा और गामा डीके के बारे में जान लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेडियो विघटन का नियम जानेंगे, उस फॉर्मूला को सिद्ध करेंगे। n बराबर n0 e का पावर माइनस लैम्डा टी आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आपका जो रेडियो एक्टिविटी है वो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर उसको हम 2-3 रूप में बदलेंगे और आयु के बारे में जानेंगे। अब इस पर एक छोटा सा आपको सवाल दे रहे हैं, ये बनाइए ताकि समझ में आ जाए। ये आपका आईसीएससी का एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। आपको ये 2 प्रश्न दिए जा रहे हैं। आपका पहला प्रश्न है, ये एक्स है, कोई तत्व है, परमाणु संख्या Z और परमाणु भार A है। इसे एक अल्फा का निकला, फिर गामा निकला, फिर बीटा निकला, फिर अल्फा निकला, तो बच गया 82,206 परमाणु संख्या, परमाणु भार। तो बताना है कि Z क्या था और A क्या था। इसको बनाइए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। दूसरा उदाहरण है कि आपका तत्व का A दिया हुआ है, Z दिया हुआ है, या A और Z दिया हुआ है। ये बीटा निकला, फिर गामा निकला, फिर अल्फा निकला, फिर बीटा निकला। अब इसका नया जो है परमाणु संख्या और इसका परमाणु भार A और Z बता रहा है आपको। इन दोनों को प्रश्नों को बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।